हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। इसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी विषय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। और अगर आप हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। सबसे पहले अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जन्म की बात की जाए तो इनका जो जन्म है वह 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है वह 2 फरवरी 1941 ईस्वी को मानी जाती है। एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र का जो जन्म था वह कब हुआ था, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा। और फिर इनकी रचना से संबंधित जो प्रश्न आते हैं कि इनकी रचना का क्या नाम है, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, वो कब प्रकाशित हुआ और कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो इसे भी हम जान लेते हैं। इनकी रचना का जो नाम है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास और 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। और प्रकाशन वर्ष कौन सा था? 1929 ईस्वी। इसके प्रकाशन से संबंधित जो बात है वो भी हम जान लेते हैं कि जनवरी 1929 ईस्वी में यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका को आरंभ एवं अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर शुक्ल जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जो प्रकाशित करवाया था। यानी कि जो पहले ग्रंथ प्रकाशित हुआ था नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा एक, जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर, और उसकी भूमिका के रूप में जो ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास यह प्रकाशित हुआ था। फिर उस भूमिका के आगे और पीछे शुक्ल जी ने बहुत सी बातें जो बढ़ा चढ़ाकर लिख दी और जो ये स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुआ और फिर इस ग्रंथ का नाम पड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस ग्रंथ की भाषा से संबंधित अगर बात आती है तो इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी हिंदी भाषा। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो पद्धति अपनाई थी वो कौन सी पद्धति थी? वो थी विधेयवादी पद्धति। अगर इस ग्रंथ में पूछ लिया जाए कि कितने कवि शामिल थे तो लगभग 1000 कवि जो थे इस ग्रंथ में शामिल थे। और इस ग्रंथ का जो आरंभ है वह सिद्धों की वाणियों से किया गया था। एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसका आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। और जो केदारनाथ पाठक थे इन्होंने इस रचना के लिए शुक्ल जी को जो सहयोग दिया था, इस नाम को भी हमने याद रखना है। और फिर इस ग्रंथ के लिए जो विशेष सामग्री ग्रहण की गई थी वो कहाँ कहाँ से की गई थी, वो पुस्तकें हम देख लेते हैं। तो मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ था जो उसमें से सामग्री ग्रहण की गई थी, जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। फिर राम नरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी। और फिर श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी गोविंद रत्नमाला। और फिर वियोगी हरि की रचना है ब्रज माधुरी सार। ये जो सभी रचनाएं हैं इनमें से जो विशेष सामग्री ग्रहण की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर। और फिर अगर हम देखें कि जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने जो काल विभाजन का प्रयास किया था वह किस प्रकार से किया था, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को जो 4 भागों में बांटा था। किन किन भागों में बांटा था और उनका क्या नाम था वह हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला भाग जो था वह था वीरगाथा काल, जो कि आदिकाल माना जाता है। और इसकी जो समय सीमा इन्होंने बताई थी, इसकी समय सीमा बताई थी विक्रमी संवत 1050 से लेकर विक्रमी संवत 1375 तक। ये जो समय सीमा है ये विक्रमी संवत में है, हमें इसे ध्यान में रखना होगा। और जो वीरगाथा काल था इन्होंने आगे इनको 2 भागों में बांटा था। सबसे पहला भाग जो था वह था अपभ्रंश काल या प्रकृतावास हिंदी काल, जिसकी समय सीमा थी 1050 से लेकर 1200 विक्रमी संवत तक। और जो दूसरा भाग था इसका, उसका नाम था वीरगाथा और इसकी समय सीमा थी 1200 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। और अगर हम इस ग्रंथ के दूसरे भाग की बात करें यानी कि दूसरे अध्याय की बात करें तो वह था पूर्व मध्यकाल, जो कि भक्ति काल के रूप में सामने आता है। और इसकी समय सीमा से
1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। और जो फिर तीसरा भाग था, इसकी समय सीमा थी 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। और तीसरे काल का क्या नाम था? उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के रूप में जानते हैं। और फिर जो चौथा काल था उसका नाम था गद्य काल, और जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। इसकी समय सीमा थी 1900 से लेकर 1984 तक मानी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और फिर जो इस काल के भी 3 वेद किए गए थे, जिसमें प्रथम उत्थान था, द्वितीय उत्थान था और तृतीय उत्थान था। और फिर जो भक्ति काल था, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो निम्न 4 भागों में बांट दिया था। सबसे पहले इनके जो 2 भाग किए थे, निर्गुण का बेदारा और शगुन का बेदारा। फिर निर्गुण को आगे 2 धाराओं में बांटा था, जिसमें ज्ञानाश्री का बेदारा थी, प्रेमाश्री का बेदारा थी। और फिर शगुन को 2 में बांटा था, जिसमें कृष्णाश्री का बेदारा थी और रामाश्री का बेदारा थी। और ज्ञानाश्री का बेदारा का दूसरा नाम जो है वो संत काव्य भी है। प्रेमाश्री को सूफी काव्य भी कहते हैं। और कृष्णाश्री का बेदारा को कृष्ण काव्य कहते हैं। रामाश्री का बेदारा को राम काव्य कहते हैं। और अगर हम इन सभी के प्रतिनिधि कवियों की बात करें, तो संत काव्य का जो प्रतिनिधि कवि था वो था कबीर, और सूफी काव्य का जो प्रतिनिधि कवि था वो था जयसी, और कृष्ण काव्य का जो प्रतिनिधि कवि था वो था सूरदास, और राम काव्य का जो प्रतिनिधि कवि था वो था तुलसीदास। इस वाली स्लाइड में हमने काल विभाजन के बारे में बात की है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस काल को कितने भागों में बांटा, और उसकी समय सीमा की बात की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और काल विभाजन को एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहला काल जो था वो था वीरगाथा काल, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, 1050 से लेकर 1375 तक। और जो दूसरा काल था भक्ति काल, जो पूर्व मध्य काल है, 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। और जो तीसरा काल था रीति काल, उत्तर मध्य काल, इसकी समय सीमा थी 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। और जो चौथा काल था गद्य काल, आधुनिक काल कहा था, इसकी समय सीमा थी 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत तक। यह समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, और जिसमें हमने भक्ति काल को 4 भागों में किस प्रकार बांटा था यह देखा था, जिसमें निर्गुण का बेदारा थी, सगुन का बेदारा थी। आगे फिर उनके निर्गुण में ज्ञानाश्री का बेदारा है, प्रेमाश्री का बेदारा है। इसी प्रकार शगुन का बेदारा में कृष्णाश्री का बेदारा है, रामाश्री का बेदारा है। और फिर ज्ञानाश्री का बेदारा को संत काव्य कहते हैं, प्रेमाश्री का बेदारा को सूफी काव्य कहते हैं, कृष्णाश्री का बेदारा को कृष्ण काव्य कहते हैं, रामाश्री का बेदारा को राम काव्य कहते हैं। फिर इनके प्रतिनिधि कवियों की हमने बात की थी कि संत काव्य का जो प्रतिनिधि कवि है वह है कबीर, सूफी काव्य का जो प्रतिनिधि कवि है वह है जयसी, कृष्ण काव्य का जो प्रतिनिधि कवि है वह है सूरदास, और राम का बेदारा का जो प्रतिनिधि कवि है वह है तुलसीदास। और अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो हैं वह पूछे जाते हैं। और इनकी और प्रमुख रचनाएँ हैं, जैसे कि हमने देख लिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसे हमने पढ़ लिया है। और फिर इनकी जो दूसरी रचना है जो इम्पोर्टेंट है वो है रस मीमांसा, जो कि एक सिद्धांतिक समीक्षा है। और फिर इनकी जो अगली रचना है वो है गोस्वामी तुलसीदास, और एक और रचना है महाकवि सूरदास, जो कि एक व्यवहारिक समीक्षा है। फिर चिंतामणि है, जिसके 4 भाग हैं, जय निबंध संग्रह है। और फिर विश्व प्रपंच है, जो कि एक दर्शन है। और इनका एक काव्य संग्रह भी है जिसका नाम है मधुस्रोत। और इन्होंने जो संपादन कार्य है वो भी किया है, जिसमें जयसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका जो शामिल हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो जाने हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जाना है, उनके काल विभाजन के बारे में जाना है। आशा करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।